वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसैट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 2 के प्रश्न संख्या 71 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न संख्या 71 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया और इसका कारण आर दिया गया। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, आप चाहे तो अंग्रेजी भाषा में भी देख सकते हैं। कथन क्या दिया है? एक सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसके लिए सदैव महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है। देखिए एक्टिव लिसनिंग, अगर एक्टिव लिसनिंग की बात करें तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। कारण दिया सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें इच्छा शक्ति और अभ्यास की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति लगेगी, अभ्यास लगेगा, तभी तो प्रयास की आवश्यकता होगी, तो ये भी सही है। देखिए ए सही है और आर भी सही है, और आर क्या करता है? ए को स्पष्ट भी करता है, तो इसका उत्तर बनेगा ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की व्याख्या भी करता है। तो जिस विकल्प में ऐसा होगा यही इसका उत्तर बनेगा। विकल्प ए दिया है, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो विकल्प ए ही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 72 दिया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला दिया, तनाव शरीर के लिए सदैव हानिकारक होता है। ठीक है, तनाव हानिकारक हो सकता है लेकिन हमेशा हानिकारक होता है, ये तो भाई स्पष्ट नहीं है, तो ये तो यहाँ पे गलत कर देंगे। आगे दिया, तनाव मूल रूप से मानव शरीर के रक्षा तंत्र में से एक है जिसके परिणाम स्वरूप एड्रेनालाइन हार्मोन्स के स्राव में वृद्धि होती है, जो हृदय की दर में वृद्धि के रूप में देखने के लिए मिलता है। ये बिल्कुल सही। देखिए जो तनाव है ये मानव रक्षा तंत्र का एक अंग है। इससे क्या होता है कि जो एड्रेनालाइन हार्मोन है ये स्रावित होता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया, तनाव का व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है। इसमें पता है कौन सा सही है? सिर्फ दूसरा सही है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 73 दिया है। इससे पहले साथियों आपको बता दें, अगर आप यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न संख्या 73 दिया है, तनाव प्रबंधन में अपने कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन से निवारक उपाय हैं जो किसी भी व्यापारिक संस्थान द्वारा अनुकूलित किए जा सकते हैं? देखिए तनाव प्रबंधन जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट हो सकता है किसका, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसमें क्या क्या अनुकूलित किया जा सकता है, किसे अडॉप्ट किया जा सकता है? तो कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझा देना, बिल्कुल सही है, इससे तनाव कम होगा। दूसरा दे, आवधिक आधार पर अपने कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया, अफवाहों के स्रोतों को सीमित करना जो संस्थान के भीतर वृत्तिक संप्रेषण को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, ये भी सही है। इन तीनों का प्रयोग करके, इन तीनों को लागू करके हम व्यापारिक संस्था जो इसे अनुकूलित किया जा सकता है तनाव प्रबंधन के संदर्भ में, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतभेद के संबंध में सही है? तो मतभेद के संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है, कुछ स्थानों पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन कुछ स्थानों पर वे उत्पन्न नहीं भी हो सकते, तो फिर भाई ये तो स्पष्ट नहीं है, उत्पन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, आगे दिया, मतभेद शब्द की सार्वभौमिक स्वीकार्य परिभाषा उपलब्ध है, ये भी नहीं है, मतभेद अलग अलग हो सकता है। विकल्प सी दिया, यदि मतभेद को सावधानी से नियंत्रित किया जाता है तो यह एक समूह के रूप में विकास के अवसर का परिणाम बन सकता है, बिल्कुल सही है। आगे दिया, व्यक्ति संघर्ष व्यक्ति के भीतर कभी उत्पन्न नहीं होता, ये तो गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 75 दिया, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक है? जो ज्ञान प्रबंधन को प्रभावित करेगा इसमें से कौन सा कारक है? पहल, बिल्कुल सही है। जो इनिशिएटिव्स है ना, प्रोसेस, ये भी है, और जो स्ट्रेटजीज है ये भी।
तो ज्ञान प्रबंधन की बात करें, नॉलेज मैनेजमेंट, ये तीनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न दिया, 48 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार बाल्टी को कुछ ऊंचाई तक पानी से भर दिया जाता है। यदि 24 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोलाकार गेंद इसमें पूरी तरह डूब जाती है तो बाल्टी की पानी में जो ऊंचाई है किस स्तर तक बढ़ेगा। देखिए, जब कभी भी मेंसुरेशन के इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको क्या करना है, एक वॉल्यूम के दूसरों को बराबर कर, एक वॉल्यूम का जब कभी भी मेंसुरेशन के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसका स्मार्ट ट्रिक है, आपको ना दोनों आकृतियों के वॉल्यूम को बराबर करना है। देखिए, बेलनाकार बाल्टी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें गेंद डाला जा रहा है तो गोलाकार गेंद है तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए, पाई से पाई कट गया, एक एक वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो बेलन का व्यास है 48 है, मतलब त्रिज्या हो जाएगा 24, तो 24 गुणे 24 और गुणे एच बराबर 4/3। अब यहाँ पर आर क्यूब, जो ठोस गोला है 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 12 गुणे 12 और गुणे 12। देखिए, अब इसको काटेंगे, देखिए 12 12 ये कट जाएगा, ठीक, और ये 4 भी कट जाएगा तो ये पूरा कट गया। इधर देखिए h बराबर 12/3 आ गया, 12/3 का मतलब 4 सेंटीमीटर, तो पानी का स्तर 4 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 77 नंबर का, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी। ठीक है भाई, आदमी को 48 किलोमीटर जाना है। ये क्या होता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 16 किलोमीटर, देखो 16 किलोमीटर आता है 24 की स्पीड से और बचा है 32 किलोमीटर, इसको किस स्पीड से तय करना है। तो जो 16 किलोमीटर ये तय करता है 24 की स्पीड से तय करता है, 24 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पे समझिएगा 60 मिनट में कितना जा रहा है, ये 24 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 मिनट में 8 किलोमीटर जाएगा और 40 मिनट में 16 किलोमीटर तय हो जाएगा। ठीक, 40 मिनट इसका टाइम खप चुका है, अब बचा है 20 मिनट, और 20 मिनट में इसे तय करना है 32 किमी। तो 60 मिनट में कितना तय करेगा, 3 से गुणा करा दीजिएगा। 60 मिनट में देखिए ये 96 किमी तय करेगा, तो इसकी स्पीड 96 किमी प्रति घंटा होना चाहिए। विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, कितने आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बस खाली थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न दिया, यदि x/y और उसके व्युत्क्रम का योग 1 है। देखिए, x/y और इसका व्युत्क्रम मतलब प्लस y/x, इसकी वैल्यू है 1। अगर हम इसे a मान ले पूरे को तो आप लिखेंगे a + 1/a बराबर 1। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन दिया हो और आपसे पूछा जाए x के पावर 6 माइनस y के पावर 6, तो इसका मान याद रखिएगा हमेशा 0 होता है। ठीक, ये फिक्स है, जैसे 6 का जो मल्टीपल होता है 0 हो जाएगा, 6 12 18, तो 0 को टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 79 दिए, 75 किलोग्राम सेब बेचकर एक विक्रेता 15 किग्रा के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया होगा तो आप सबको विक्रय मानेंगे, और क्रय दिया होगा तो सबको क्रय मानेंगे। यहाँ पे विक्रय दिया मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है 75 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसको माइनस कर दीजिएगा, 60 का हो गया। ठीक, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा आप सीधा सीधा लिखेंगे प्रॉफिट अपन CP इंटू में 100। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू है 15, CP की वैल्यू है 60, इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 25%, जो कि विकल्प ए है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया, संदीप और मनीष एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं। संदीप दक्षिण दिशा की ओर 3 किमी चलते हैं, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, संदीप इधर 3 किलोमीटर आया, ठीक, और फिर दाएं मुड़कर 6 किमी जाता है, फिर यहाँ से राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर गया। ठीक, आगे बोल, जबकि मनीष 6 किमी पश्चिम दिशा की ओर चलता है। ठीक, ये संदीप इधर चला था, मनीष पश्चिम में 6 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोला जा रहा है, और दाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलते हैं, राइट टर्न लिया, 4 किमी चला। अब वे दोनों से कितने दूरी पर है, देखिए 3 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। विकल्प सी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 81 दिया है, A B से छोटा है, B C जितना लंबा नहीं है, A D से छोटा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। देखिए, A जो है ये B से छोटा है, ठीक, B से छोटा है, B जो है C जितना लंबा नहीं है, मतलब भाई C लंबा है, और जबकि A D से, जो A है D से छोटा नहीं है। तो देखिए, A जो है D से छोटा नहीं है, लेकिन भाई किससे बड़ा इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बताओ सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन होगा, तो यहाँ पर अगर अभी देखा जाए तो तब तो C आ रहा है। भाई एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, दिया है A जो है B से छोटा है, ठीक, A B से छोटा है, B C जितना लंबा नहीं है, मतलब देखो B जो है ना ये C जितना लंबा नहीं है, मतलब क्या होगा, C ज़्यादा लंबा है।
ए डी से छोटा नहीं है, जो ए है ये डी से छोटा नहीं, मतलब डी से लंबा है, मतलब डी सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है सी। विकल्प ए को टिक करो, आगे बढ़ो। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं आप। इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है 67 और 5, तो ये तो कितना हो जाएगा? 67 और 5 को देखेंगे तो ये 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? देखिए -3, इसमें यहाँ पर गुणा रखेंगे तो 2 और यहाँ पर भाग रखेंगे 8। देखिए अब यहाँ पे भाग रखेंगे ना तो भाग होगा ही नहीं, दशमलव में आएगा, पहला नहीं हो सकता। दूसरे की बात करेंगे, इसमें 2 और 5 को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं कि 2 और 5 को कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 67 और 2 69 हो जाएगा। 69 - 3 भागे 5, फिर से दशमलव में आएगा। भाग और माइनस को करना है तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 67 और 5 72, भाग 3 -2 × 8। देखिए इसको घटाएंगे, भाग करेंगे तो 24 आएगा। 24 - 16 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 83 दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर बनेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 82 को किया है वैसा ही प्रश्न दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन दिया, किसी वर्ग की भुजा 20 प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए क्षेत्रफल की वृद्धि की बात करें तो आपको याद रखना है x + y + xy/100। x की वैल्यू आप 20 रखिएगा, 20 20 40 और 4 44, क्षेत्रफल 44% आएगा। और जो 1D चीज़ें होती है उसमें सेम परिवर्तन है, जैसे 20% भुजा बढ़ाया जा रहा है तो परिमाप भी 20 ही आएगा, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 85 दिया, 1 मार्च 2014 को कौन सा दिन था? बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए जब कभी भी 2014 बोला जाएगा आप 2013 पर आइएगा। 2013 में 8, देखिए इसमें पहले सेंचुरी ईयर 2000 है, जो ईयर है ये 13 है, इसमें 8 डेज 0 हो जाएंगे। 13 में सामान्यतः 13 8 डेज रहेगा, 4 से भाग देंगे, लीप ईयर 3 मिलेगा, ये भी 8 डेज है। मार्च की बात करेंगे, देखिए जनवरी में 3 8 डेज, फरवरी में 0, मार्च में 1। ये कैसे किया गया साथियों? अगर आपको नहीं आता है तो आप कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर। देखिए 13 और 1 14, ये कटे गया, 3 और 3 6, 6 का मतलब सैटरडे, विकल्प डी इसका उत्तर होगा। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं।